हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो ये जो हमारा सेशन 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर हम देखेंगे वो है हमारा विकास। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 10th ईएसपी ग्रुप नाम से है, और यहाँ पर क्या आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपडेट नोट्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो eklavyastudypoint.com नाम से है। ठीक है, यहाँ पे आपको 10th क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो चैप्टर हमारा है उस चैप्टर का नाम है विकास। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विकास होता क्या है। ठीक है ना, विकास का पैमाना क्या होता है या विकास हम किस चीज को कहते हैं। तो विकास शब्द का अर्थ है प्रगति या उन्नति। विकास एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार को दर्शाती है। ठीक है, अगर हम शाब्दिक रूप से देखें विकास का अर्थ क्या होता है, तो विकास का अर्थ होता है कि हमें क्या मिले, प्रगति मिले या उन्नति मिले। ठीक है ना, यानी हम क्या कर सके, अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सके एक व्यक्ति के तौर पर। ठीक है, साथ ही विकास जो होता है वो व्यक्ति के साथ साथ किससे जुड़ा होता है, समाज से भी जुड़ा होता है या राष्ट्र से भी जुड़ा होता है। जिस तरह से व्यक्ति अपना विकास करता है उसी तरह से समाज भी अपना विकास करता है और एक राष्ट्र भी जो है अपना विकास करता है। ठीक है ना, यानी अपनी स्थिति को और भविष्य में बेहतर बनाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य या औद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण आदि क्षेत्रों में समृद्धि और सुधार से है। ठीक है, तो विकास कैसे किया जा सकता है, तो विकास तब किया जाएगा जब एक देश के अंदर क्या होगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, ठीक है ना, औद्योगिक प्रगति होगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और साथ ही उस देश का पर्यावरण भी जो होगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, अगर इन सब चीज़ों में समृद्धि प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का विकास हुआ है, एक राष्ट्र का विकास हुआ है या एक समाज का विकास हुआ है। ठीक है, तो इसमें सामाजिक और मानविक उन्नति भी शामिल होती है। ठीक है ना, तो किसी एक व्यक्ति के विकास से जो है वो किसी का भला नहीं होता। विकास कैसे होना चाहिए, विकास एक व्यक्ति के साथ साथ समाज और उस राष्ट्र का भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, विकास कहा जाएगा। ठीक है, तो विकास को हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे समाज में हर वर्ग और व्यक्ति के विकास के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। यानी जो विकास है, जैसे हमने समझा कि एक व्यक्ति भी विकास करता है, ठीक है ना, एक समाज भी विकास करता है और एक राष्ट्र भी जो है वो विकास करता है, लेकिन हर किसी के विकास के जो दायरे होते हैं वो अलग होते हैं। अगर हम व्यक्तिगत तौर पर देखें कि विकास का क्या लक्ष्य होगा, यानी कोई भी एक व्यक्ति जो है वो विकास को किस तरह से हासिल करना चाहता है या उसके लिए विकास का क्या महत्व है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम व्यक्तियों की एक श्रेणी बना दें और उस श्रेणी में अगर हम ये 4 एग्जाम्पल लें तो समझ सकेंगे कि विकास का लक्ष्य कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार होता है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। ठीक है, अगर एक व्यक्ति जो है, ठीक है ना, वो गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसके पास जमीन नहीं है, तो उसके लिए विकास का क्या महत्व होगा, वो विकास को किस तरह से देखेगा। तो उसके लिए विकास का क्या महत्व होगा, उसके लिए विकास का महत्व या लक्ष्य यही होगा कि काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिल जाए। ठीक है, तो उसका लक्ष्य क्या होगा, विकास। उसके लिए विकास क्या है, उसके लिए विकास है कि एक अच्छा काम करने की जो है दिन मिल जाए, यानी अधिक दिन मिल जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो काम करे जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। ठीक है, और एक बेहतर मजदूरी यानी अच्छी मजदूरी मिल सके, तो उसके लिए क्या है, एक ये लक्ष्य है उसका विकास का। दूसरा, स्थानीय स्कूल, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले। ठीक है ना, यानी स्थानीय स्तर पर क्या मिल जाए, उन्हें स्कूल मिल जाए तो उनके जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो उनके लिए विकास का मतलब ये होगा। ठीक है, और क्या, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव के नेता बन सकते हो। ठीक है ना, तो उनके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, वो अगर चाहे तो अपने जो समाज है या जो उनका गांव है वहां पर क्या हो, जो अच्छा स्थिति है, ठीक है ना, एक नेता बनने की, ठीक है, या इलेक्शन लड़ने की, तो वो भी क्या कर सके, उस चीज को कर सके। ठीक है ना, तो ये जो होता है ग्रामीण जो भूमिहीन मजदूर होता है उसके कुछ लक्ष्य होते हैं विकास के। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखें पंजाब के एक समृद्ध किसान को, अगर पंजाब का एक समृद्ध किसान है तो उसके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे, तो किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य मिले। ठीक है, तो उनका क्या लक्ष्य है भाई, उनका लक्ष्य ये है कि जो उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, पैसा मिले, यानी समर्थन मूल्य उनको ज्यादा मिले। एक ये उनका लक्ष्य होता है विकास का, क्योंकि ज्यादा अगर समर्थन मूल्य मिलेगा तो आमदनी ज्यादा होगी और उस आमदनी को वो क्या करेंगे, फिर से लगा सकेंगे उसके अंदर, खेती के अंदर।
मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय बढ़े, ठीक है ना। तो उनका ये मकसद रहता है कि भाई कि उन्हें मेहनती और अच्छे जो हैं वो क्या मिल जाए, मजदूर मिल जाए, जिससे क्या हो, उनकी पारिवारिक आय बढ़ती रहे, ठीक है ना। तो उनके उनके पास जो धन संपदा है वो क्या हो, उनकी बढ़ती रहे, ठीक है ना, अगर अच्छे और सस्ते मजदूर मिल जाएं। अपने बच्चों को विदेशों में बसाने का प्रयास, ठीक है। तो पंजाब के लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो क्या करे, पंजाब में जाए और पंजाब में अच्छे बस जाए, वहां पर जाके और उसे अच्छी आमदनी हो, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं उनकी सोच होती है पंजाबियों की, ठीक है। तो उनके लिए जो विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, उनके लिए विकास के ये 3 लक्ष्य हो सकते हैं। शहर के अमीर परिवार की लड़की, ठीक है, अगर हम एक महिला या एक लड़की को देखें कि भाई उसके लिए विकास का क्या तात्पर्य होता है, अगर वो क्या है, अमीर परिवार से है, तो उसे क्या चाहिए, उसे अपने भाई के जैसी आज़ादी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके भाई को क्या है, आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है, और उनको परिवार भी ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो उसका भी यही इच्छा होगी, उसका यही लक्ष्य होगा कि भाई उसे भी क्या मिले, आज़ादी मिले, ताकि वो भी जो सोचती है वो उस चीज़ को कर पाए। अपनी पढ़ाई विदेशों में कर सके, ठीक है, कि विदेश में जाकर वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, ये उसका लक्ष्य होगा, तब वो अपना विकास कर पाए। वह अपने फैसले खुद कर सके, ठीक है ना, यानी उसे जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, तो उस लक्ष्य को वो कैसे हासिल कर सके। तो ये एक जो होता है अमीर परिवार के लड़की की सोच होती है, ठीक है, क्योंकि उसे जो वो सुविधाएं मिलती हैं, वो सुविधाएं क्या होती हैं, उस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती जैसी उसके भाई को मिलती है, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं उसके विकास के लक्ष्य को दिखाती हैं। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, ठीक है। तो नर्मदा एक जगह है जहां पर नदी है, उस घाटी में कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनके लिए विकास के क्या लक्ष्य होंगे। तो सरकार उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंधन करे, ठीक है ना। तो उनके लिए विकास तभी हो सकता है क्योंकि वो भाई आदिवासी ग्रामीण इलाकों से आते हैं, ठीक है, वहां पर जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, बुनियादी जो संरचना होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट कम से कम हमें स्वास्थ्य और शिक्षा दे, जिससे क्या कर सके, उनके बच्चे पढ़ सकें, ठीक है ना, और आगे बढ़ सकें, और उनको भी जो उनके पास पैसे नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, अगर वहां पर हॉस्पिटल वगैरह बन जाए, तो उनके लिए ये सामाजिक लक्ष्य होता है एक तरह से। बड़े बांध के लिए उनकी जमीनों से बेदखल ना किया जाए, ठीक है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसा था कि भाई नर्मदा में बांध बनाने के लिए क्या किया गया कि वहां के लोगों को विस्थापित किया गया। तो वो आदिवासी क्या सोचते हैं कि भाई जो हमारी पूर्वजों की जमीनें हैं, जहां पर हम इतने सालों से रह रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहां से हमें बेदखल ना किया जाए, ठीक है ना। तो ऐसा विकास हो ताकि भाई उनको उनकी जमीनें ना छोड़नी पड़े, चाहे वो बांध बनाया जा रहा हो, चाहे कोई और परियोजना लाई जा रही हो। तो उनके लिए विकास का लक्ष्य उनके स्थानीय स्तर पर रहकर ही पाना है, ठीक है। रोजगार के अवसर साल भर मिले, ठीक है, तो उनका भी यही भी मकसद होता है कि भाई उनको नजदीकी रोजगार मिले, जिससे वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके। तो ये हम जैसे देख रहे हैं कि समाज में हर वर्ग और व्यक्ति के लिए विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस परिवेश से आते हैं और किस तरह से उनकी सोच है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इस तरह जो हमने विकास देखा कि भाई कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हमने देखा भाई सबके जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 बातें उभर कर आती हैं विकास को लेकर, ठीक है ना। पहला, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, यानी कि जो लोग विकास की बात सोचते हैं या विकास करना चाहते हैं, सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। वो किस परिवेश से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, उसके आधार पर वो अपने लक्ष्य जो होते हैं वो अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास पैसे और संसाधन नहीं है, ठीक है ना, वो अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये समस्याएं आती हैं विकास में। तो यानी लक्ष्य जो होता है वो अपने हिसाब से रखा जाता है। दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है, ठीक है। तो जब विकास की बात आती है, कुछ परियोजनाएं ऐसी बनाई जाती हैं, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर आदिवासी क्षेत्र जो है, जो हम नर्मदा तटीय क्षेत्र देख रहे हैं जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, जब वहां पर बांध बनाया जाता है तो उस बांध से किसको फायदा होता है? उस बांध से सरकार कहती है कि भाई हम रोजगार के अवसर लेकर आएंगे, ठीक है ना, आप लोगों की भलाई करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे जो आदिवासी बहुल्य इलाके के जो लोग होते हैं, वहां पर आदिवासी जो लोग होते हैं उनको क्या होना पड़ता है, वहां से विस्थापित होना पड़ता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है भाई कि अपनी जगहों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और अपनी विरासत को वहां से भूलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है उनके लिए क्या होती हैं, विनाशकारी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई कि जो विकास होता है, किसी के लिए तो विकास
होता है, लेकिन किसी के लिए वो विकास विकास ना होके विनाश भी हो जाता है, ठीक है ना। तो विकास जो है अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो दो कार्टून देखते हैं जिससे हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तुम एक कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता, ठीक है। यानी ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई हमारे यहाँ जो है रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, उतने पैसे नहीं है, उतने संसाधन नहीं है कि हम क्या कर सके, एक कार ले सकें, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब है हम हमारी जो स्थिति है, यानी जो हमारी स्थिति है, जिस परिवेश में हम हैं या जो हम कर रहे हैं, उससे हमारी जो आमदनी है उसी बारे में सोच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला चित्र देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है, इस तरह के लोग विकसित नहीं होना चाहते, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है जो आदिवासी लोगों को दिखा रहा है कि भाई जो उद्योगपति हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आपके संसाधनों का यूज करके हम आपको विकसित करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जमीन देना ही नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि भाई कि आप लोग खुद विकसित नहीं होना चाहते। तो ये जो दिखा रहा है कि हमें यही दिखा रहा है कि भाई सबके लिए विकास के लक्ष्य जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यापारी सोचता है भाई मुझे क्या मिले, मुनाफा मिले, वहीं एक ग्रामीण क्षेत्र का जो आदिवासी वो क्या सोचता है, भाई हमारी विरासत हमसे ना छिन जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विकास के लिए आय और लक्ष्य, ठीक है ना। तो विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आय, ठीक है ना। तो इसीलिए जो विकास करता है उसको क्या करना पड़ता है, अपने कुछ लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। और वो लक्ष्य किस तरह से पूरे होते हैं, क्या आय जो होता है हर चीज का समाधान कर देती है, क्या अगर एक अच्छी आय मिल जाती है तो क्या व्यक्ति विकास कर सकता है, या और भी चीजें जो हैं वो विकास के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे विकास के लिए मिले जुले लक्ष्यों का होना भी जरूरी है, क्योंकि विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण भी देते हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक आय ही लक्ष्य नहीं होता किसी विकास का, उसके लिए क्या चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, सुरक्षा चाहिए और संरक्षित वातावरण चाहिए। ऐसे वातावरण अगर होंगे, एक सुरक्षित माहौल होगा, वहां पे वो काम करेगा, उसकी जो आमदनी बेशक से कम होगी, लेकिन वो अपने विकास को और अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। लेकिन अगर उसको आय दे दी जाए अच्छी खासी उसकी आमदनी हो, इनकम हो, लेकिन उसे बैड कंडीशन में काम करना पड़े, बुरी परिस्थिति में रहना पड़े, तो वो आय किस काम की है। तो इसलिए डेवलपमेंट सिर्फ आय निर्धारित नहीं करता, और भी चीजों को निर्धारित करता है। जैसे एक परिवार के लिए अच्छी सुविधाएं, साथ ही पर्याप्त समय, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसको विकास करना है तो उसको विकास के साथ और क्या लक्ष्य रखने पड़ते हैं कि भाई वो क्या करे, अपने परिवार के लिए अच्छी सुविधाएं तलाश सके, ठीक है ना, अपने परिवार वालों को अच्छी सुविधाएं दे सके, साथ ही क्या पर्याप्त समय भी दे सके, ठीक है ना, यानी अपने परिवार को समय भी दे। वो काम करने का एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, यानी जहां पर वो काम कर रहा हो वहां पर वातावरण अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसी जगह काम ना कर रहा हो जहां पर प्रदूषित क्षेत्र हो, ठीक है ना, बड़ी कंजेस्टेड एरिया हो जहां पे उसको धुएं में काम करना पड़ रहा हो, गर्मी में काम करना पड़ रहा हो, या बरसात में काम करना पड़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसे एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, तो वो क्या करेगा, वो कब तक काम करेगा। तो वो आय अगर मिल भी जाएगी तो क्या फायदा, उसका स्वास्थ्य जो होगा वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा। सीखने के लिए नए अवसर, ठीक है ना। तो साथ में क्या मिलना चाहिए भाई, सीखने के लिए नए अवसर। ऐसा नहीं कि जो काम कर रहा है वही काम करता रह जाए, कोई नई चीज उसे सीखने को ना मिले जिससे वो क्या कर सके, आगे और भी चीजों को आगे कर सके। वेतन कम हो लेकिन यह नियोजित रोजगार हो, ठीक है ना। तो एक लक्ष्य ये भी होता है भाई लोगों का कि जो उन्हें वेतन मिल रहा है वो तो अभी ठीक है, अच्छा कम वेतन मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम काम तो नियमित मिल रहा है, ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे कि भाई भविष्य में वो बेरोजगार नहीं होगा और उसको उससे जो संबंधित लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो एक नियमित रोजगार भी जो होता है वो जरूरी होता है विकास के लिए। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना बढ़ती है, ठीक है। अगर आपको नियमित रोजगार मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सुरक्षा है, भाई आपका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाता है, ठीक है ना। आपको बहुत सारी चीजों को करने के लिए स्वतंत्रता की भावना होती है कि आप आगे और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये आपको क्या मिलती है, स्वतंत्रता देती है, ठीक है। ऐसे ही महिलाओं को भी नौकरियां या व्यापार करने का अवसर और वातावरण मिलता है तो समाज में उनका भी आदर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपना विकास करने के कुछ लक्ष्य रखता है, वैसे महिलाओं को भी आजादी देना, अवसर देना और एक सुरक्षित माहौल बनाकर उनको भी आय का या व्यापार के जरिए या नौकरियों के जरिए उनको भी समाज में आगे बढ़ाना एक अच्छी चीज हो सकती है, ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सके, किसी पर निर्भर ना रह के अपना विकास खुद कर सके, ठीक है ना। तो ये हर कैटेगरी पे जो होता है वो रिलायबल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो समाज में जो है व्यक्ति के साथ साथ महिलाओं की भी भूमिका होती है, तो उनको भी विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि भाई लक्ष्य सबके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी विकास के लिए एक वातावरण तो चाहिए ही चाहिए होता है, यानी एक अच्छी स्थिति में ही जो है कोई व्यक्ति अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब विकास तो हमने देख लिया एक व्यक्ति का जो विकास होता है, ठीक है ना। अब व्यक्ति के विकास हो गया या एक समाज का विकास हो गया, अब बात आती है एक राष्ट्र का विकास। तो एक राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है या राष्ट्रीय विकास कैसे समझा जाएगा कि भाई कि एक राष्ट्र जो है वो अपना विकास कर रहा है। तो राष्ट्रीय विकास में सभी नागरिकों के जीवन में समृद्धि, समानता और सामर्थ्य को बढ़ाना होता है। यानी हर एक व्यक्ति का क्या बढ़ जाए भाई, समृद्धि बढ़ जाए, उनको समानता मिल जाए और उनका सामर्थ्य बढ़ दिया जाए। तो जिससे क्या होगा, उनको अच्छी आय मिल जाएगी। और अगर अच्छी आय प्रति व्यक्ति को मिल रही है, हर व्यक्ति को अच्छी आय मिल रही है, तो जो हमारा विकास, जो राष्ट्र है वो अपने आप क्या कर जाएगा, विकास कर जाएगा। तो ठीक है, तो एक राष्ट्र के विकास के लिए वहां के नागरिकों के जीवन के स्तर को अच्छा करना जरूरी है, आय प्रदान करना जरूरी है। तो राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास, जनसंख्या के विकास, जलवायु परिवर्तन से बचाव, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, पारिस्थितिकीय और प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे कई क्षेत्रों में प्रयास किए जाते हैं। ठीक है ना। तो एक राष्ट्र के विकास के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो वो हो जाती है वहाँ का आर्थिक विकास जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। वहाँ की जनसंख्या जरूरी हो जाती है कि जनसंख्या का विकास जरूरी है, ठीक है ना। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उनको सही से लेकर चलना है ताकि हमारे यहाँ जो पर्यावरण जो हो प्रदूषित ना हो, तो उसका विकास जरूरी है। स्वास्थ्य और शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों को भी सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर वो खत्म हो गए तो भी एक राष्ट्र क्या हो सकता है, विनाश के कगार पे जा सकता है। तो ये सारी जो चीजें हो जाती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही क्या, सामाजिक न्याय, यानी एक देश के वो लोग जो वंचित हैं, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उनको सामाजिक न्याय के द्वारा भी क्या करा जा सकता है, राष्ट्रीय विकास किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय विकास का परिणाम होता है कि देश की समृद्धि और स्थिरता की स्थापना हो, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास क्या कहता है कि भाई एक देश क्या हो, समृद्ध हो, ठीक है ना, और उस देश में क्या है, स्थिरता आए, ठीक है, यानी वो स्थिर रहे, उसमें समस्याएं ना आए, आर्थिक रूप से कोई समस्या ना आए। तो जिससे यह विश्व स्तर पर अपने नागरिकों के लिए सुखद जीवन की संभावनाएं प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर एक अच्छा राष्ट्र है, ठीक है ना, विकसित राष्ट्र है, ठीक है ना, या अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा है, सारी सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, एक ऐसी गारंटी दे सकता है अपने नागरिकों के लिए कि वो अपना सुखद जीवन जी सके और अपना क्या कर सके, आर्थिक विकास कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से राष्ट्रीय विकास भी हो जाएगा। आगे समझते हैं, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो क्या उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी, ठीक है। जैसे अगर कहते हैं कि भाई कि सबके लक्ष्य अलग अलग हैं, सब जो है अपने बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी जो सोच है तो वो क्या एक राष्ट्र के विकास पर भी क्या उसका असर डालती है, ठीक है ना, किस तरह से डालती है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर में खुले छोड़े और घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्टन में अबिदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों की जी मतलाना, चमड़ी और ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की, ठीक है। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए और 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। तो पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था, ठीक है। तो एक ये जो हमारा एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि एक शहर है, ठीक है ना, जो समुद्र के पास है, ठीक है ना, वहां पे क्या किया जाता है कि भाई जहरीला, यानी एक कंपनी को ठेका मिल गया कि भाई वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनके प्रदूषित पदार्थ हैं वो कहां फेंक सकते हैं, वहां फेंक सकते हैं जहां पे रिहायशी इलाके हैं। अब उस रिहायशी इलाके में क्या हुआ, जो कंपनी है वो तो अपना फायदा उठा रही है, ठीक है ना, उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य विकास करना है। और उसने क्या किया, अपने विकास के लिए क्या किया, वहां के जो लोग हैं उनको क्या किया, उनकी जान को खतरे में डाल दिया, ठीक है ना। बहुत सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा, ठीक है ना। तो उनके तो विकास के लक्ष्य क्या है, उनका विकास का लक्ष्य अलग है, ठीक है ना। उन्होंने विकास के लिए क्या किया, उन्होंने कहा भाई हम लोगों को, मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या कहती है, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है ना। अब रोजगार के बदले वो क्या कर रहे हैं, दूसरों का क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। तो क्या इसको भी विकास माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं। तो इसको भी विकास की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। विकास वो होता है जिससे सभी का विकास हो, किसी एक व्यक्ति का ना, यानी एक व्यक्ति विकास के चक्कर में क्या करे, दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ये विकास सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक तरफ हम विकास का पैमाना देखते हैं कि बिल्डिंगें दिखाई दे रही है हमें, ठीक है ना, बहुमंजिला इमारतें दिखाई दे रही हैं जहां पर अमीर लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, सारी सुख सुविधाओं इनके पास हैं। वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं झोपड़ी,
ठीक है ना, जो हमारे यहाँ झोपड़पट्टियाँ हैं, ठीक है ना, झुग्गियाँ हैं, जहाँ पर क्या है बेसिक सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना, इन लोगों को क्या नहीं, रहन सहन की दशाएं बहुत निम्न है, पीने का पानी नहीं मिलता, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, जल निकासी की समस्या है, बीमारियों से ये लोग ग्रसित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गरीबी में जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए विकास के जो लक्ष्य होंगे, इनके लिए विकास के लक्ष्य अलग होंगे और इन लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग होंगे, ठीक है ना। अगर एक ऐसी स्थिति देखी जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि एक राष्ट्र विकास कर सकता है, तो इस जगह पे हमें राष्ट्र के दो चेहरे दिखाई देते हैं। एक वो चेहरा दिखाई पड़ता है विकास का जहां पर समृद्ध लोग आते हैं, एक वो चेहरा दिखाई पड़ता है जहां पर गरीब और जिनको अवसर नहीं है वो लोग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। तो विकास का आधार क्या है? क्या किसी देश के लिए, अब जो विकास है की बात करते हैं कि भाई हमने देखा कि दो चीज दिखाई पड़ रही है। एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि जहां पर समृद्ध लोग हैं और वहीं उस देश में हमें ये देखने को मिल रहा है बहुत गरीब लोग हैं। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि भाई विकास का आधार किसी देश के लिए अब क्या होगा? क्योंकि अगर सरकार को भी क्या करना पड़ता है भाई, बहुत कदम उठाने पड़ते हैं जिससे विकास को आगे बढ़ाया जा सके। लोगों की जमीनें लेनी पड़ती है, लोगों को बेदखल करना पड़ता है, बांध जैसी परियोजनाएं बनानी पड़ती हैं, तो वो एक विकास का लक्ष्य होता है। लेकिन उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। तो अब एक देश क्या करे, ठीक है ना, वो राष्ट्रीय विकास के लिए क्या करे? क्या उन लोगों को देखे जो भाई विकास करना चाहते हैं या उन लोगों को देखे जो विकास के दायरे से ग्रसित हो रहे हैं, यानी जिनको परेशानी हो रही है? तो दोनों तरफ गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो देश के विकास की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। तो एक देश के विकास के लिए हम क्या समझते हैं भाई कि जिस देश में लोगों को अच्छी आय मिल रही है वो देश क्या है, विकसित है, या उन देशों की स्थिति बहुत अच्छी है। तो जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाएगा, ठीक है ना। यानी जिस देश में लोगों की आय ज्यादा है वहां लोगों को क्या समझा जाता है भाई, वो लोग क्या है, विकसित है। जहां आय कम है वहां क्या समझा जाता है कि लोग भाई क्या है, विकसित नहीं है। तो इसलिए देखा होगा आपने हमारे यहाँ देशों में, हमारे देश के जो लोग होते हैं एक अच्छी आय की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं क्योंकि वहां उनको आय ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि भाई कि जो देश जो है ज्यादा आय जिन लोगों की होती है वो क्या होते हैं, वो विकसित होते हैं। अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, और वस्तुओं का अधिक आय के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए ज्यादा आय एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है, ठीक है। यानी क्या कहा गया है कि भाई अगर ज्यादा आय है तो मनुष्य क्या कर सकता है, अपने आवश्यकताओं की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको आराम से प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए क्या है कि आय को जो है एक विकास का महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है कि भाई जिसकी आय अच्छी है वो अपना विकास खुद ब खुद कर सकता है। देश की आय क्या है? अब समझिए कि भाई कोई देश विकसित है या कोई देश पिछड़ा हुआ है तो ये कैसे पता लगाया जाएगा? तो ये पता लगाने का एक तरीका होता है कि भाई उस देश की जो आय है, ठीक है ना, उससे हम पता लगा सकते हैं। अब बात आती है किसी देश की आय क्या होती है, तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है और इसे हमें देश की कुल आय भी कहा जाता है। यानी एक देश के अंदर जो लोग क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी जो इनकम है, जो आय है, उसे ही क्या कहा जाता है, उस देश की आय कहा जाता है, या उस देश का जो है देश की आय कहा जाता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय सही तरीका नहीं है क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, ठीक है। देखिए एक कैसे, अगर मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है और किसी देश की जनसंख्या कम है, तो हम अगर कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल सी बात है भाई, जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि समस्याएं आएंगी पता लगाने में कि भाई किस देश की जो आय, किस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, ठीक है ना, या किस देश की राष्ट्रीय आय कम है। तो इसीलिए एक पैमाना निकाला गया है कि हम जितनी भी किसी देश की जो एक कुल आय होती है, यानी जितनी भी एक देश के कुल लोगों की जितनी आय है, ठीक है ना, यानी जितनी जनसंख्या है उस देश की, उनकी जो आय है और जितनी टोटल जनसंख्या है उससे क्या कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है। तो इससे जो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है, ठीक है, उस अनुपात को क्या कहते हैं, हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, ठीक है ना। तो उस दर को कहा जाता है औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। यानी एक देश की जनसंख्या की जो आय है और जितनी उसकी जनसंख्या है उससे से डिवाइड करके हम एक प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं या औसत आय निकालते हैं। तो इससे सही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी देश की जो स्थिति कैसी है, ठीक है ना, तो उसकी देश की आय अधिक है या ज्यादा है, वो देश विकसित है या पिछड़ा हुआ है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं औसत के तौर पर। अब प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देशों का वर्गीकरण,
तो इस तरह से क्या किया जाता है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके आधार पर देशों का वर्गीकरण कर दिया जाता है कि भाई कौन सा देश जो है वो अच्छा है, राष्ट्रीय आय में अच्छा है, कौन सा निम्न दर्जे का है, तो ऐसे उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019, ठीक है ना, तो विश्व बैंक है जो इन सब चीजों को करता है, तो उसने क्या किया, विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का वर्गीकरण प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया। तो उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से हम देशों की कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा कि भाई कौन से सक्षम है और कौन से जो है वो विकसित नहीं है। तो अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय $, 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उसे समृद्ध अथवा उच्च आय वाला देश कहा जाएगा, यानी जिन देशों की आय ज्यादा है कहा जाएगा। यानी अगर कोई देश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय जो $, में 49,300, ठीक है ना, अगर प्रति वर्ष इतना कमा रहा है वो व्यक्ति तो कहा जाएगा कि वो जो देश है वो क्या है, उच्च आय वाला देश है, ठीक है। दूसरा, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $, 2500 से प्रति वर्ष या उससे कम है तो उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाएगा, या एक तरह से कह दें गरीब देश कहा जाएगा। यानी जिनकी $, 2500 प्रति वर्ष से कम आय है, जिस देश की औसत आय है, उसे क्या कहा जाएगा भाई, वो निम्न आय वाला देश है, ठीक है ना, यानी एक तरह से कह सकते हैं वो गरीब देश है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय $, 67,000 प्रति वर्ष है, ठीक है ना, तो $67,000 भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, तो भारत को क्या रखा गया है, मध्य में रखा गया है। यानी भारत ना ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा गरीब है, मध्य, यानी भारत एक विकासशील देश है, ठीक है ना। तो ये जिनकी आय उन्हें क्या कहा जाता है, विकसित देश कहा जाता है, और ये जिनकी आय है उनको क्या कहा जाता है, निम्न आय, या कह सकते हैं गरीब देश कहा जा सकता है, ठीक है ना, जो अल्प विकसित हैं। और भारत जैसे देश जो हैं वो किस में आते हैं, मध्य वर्ग में आते हैं, इन्हें विकासशील देश कहा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय औसत आय के द्वारा किसी देश का जो है हम बता सकते हैं कि भाई वो देश किस स्थिति में है। यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, कहा जाता है भाई औसत आय से हम क्या निकाल सकते हैं कि पता लग जाता है कि भाई किस देश की जो स्थिति है वो किस तरह से है, लेकिन इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी नहीं मिलती। तो हमने भाई प्रति व्यक्ति आय से ये तो पता लगा लिया कि कौन से देश अमीर है, कौन से गरीब है, या कौन से विकासशील है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति को हम वास्तव में पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये देश है, एक देश के अंदर जो नागरिक हैं, ठीक है ना, दो देश के अंदर मान लीजिए दो देश हैं, एक देश का है एक देश का है, ठीक है। इसमें जो लोगों की, जो नागरिकों की जो मासिक आय है, ठीक है ना, तो अगर देखें एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी है, 9,500 है, दूसरे की कितनी है, 10,500 है, तीसरे की कितनी है, 9,800 है, और चौथे की अगर देखें तो कितनी है, 10,000, और वहीं पांचवे की देखें तो कितनी है, 10,200 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिखाने, जो आर्थिक असमानता, यानी जो हम देख रहे हैं वेतन में असमानता दिखाई दे रही है वो मामूली सी असमानता है, ठीक है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर औसत आय अगर निकालेंगे तो एक एवरेज निकलेगी, ठीक है, वो देश जो है वो अच्छी स्थिति में दिख रहा है, भाई सारे नागरिक जो है बराबर हैं, कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी औसत आय निकालेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि इसकी औसत आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों की स्थिति देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, भाई अच्छी है, बेशक से इनकी औसत जो कम है लेकिन लोगों की स्थिति अच्छी, कि भाई यहाँ पे जो बंटवारा है, जो संसाधनों का बंटवारा या क्या वेतन है वो क्या है, वो ठीक ठाक है, इसमें कुछ हमें गड़बड़ दिखाई नहीं देता। लेकिन वही अगर हम खा देश देखें तो इसमें देखो एक व्यक्ति जो है 500 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो भी 500, और तीसरा व्यक्ति है जो 500, और चौथा व्यक्ति है वो 500, लेकिन वही हम पांचवें व्यक्ति को देखें तो उसकी इनकम देखो कितनी है, 48,000 है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देख लें भाई इसकी औसत कितनी आ जाती है, अगर मान लीजिए प्रति व्यक्ति अगर हम औसत निकालते हैं किसी देश की, और इसकी तो ज्यादा आ जाएगी। अब अगर इसकी औसत अगर ज्यादा आ जाती है तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्थिक समानता है, नहीं कह सकते ना। क्यों, क्योंकि भाई एक व्यक्ति जो है वो सारे महत्वपूर्ण संसाधनों पर कब्जा करके बैठा हुआ है, और वहीं बाकी लोग जो हैं वो अपनी जो है बहुत मुश्किल से अपने जो डेली के जो चीज़ें हैं उनको मुहैया करवा पा रहे हैं, या ये कहें कि आर्थिक रूप से वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो औसत जो आय होती है वो कभी जो है वो एक अच्छा जो स्वरूप नहीं दिखाती है, लेकिन फिर भी इतना तो बताती है कि कौन सा देश जो है वो कितना समृद्ध हो रहा है या उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो हम देखा जा सकता है, लेकिन कभी भी एक औसत जो है वो तुलना की दृष्टि से सही साबित नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है या सही चीज़ है, ठीक है। जैसे देखिए गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, बेशक से ये देश जो है वो गरीब है, ठीक है,
तो गरीब है लेकिन साथ साथ क्या है, यहाँ पर अमीर भी नहीं है। जो भी संसाधन है उनको देख रहे हो बराबर में लोग बांट रहे हैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने क्या कहा भाई, हमने कुर्सियां को बनाया था तो उनका उपयोग करते हैं, कि जितने भाई गरीब लोग हैं उन्होंने जो संसाधन है उनके पास, उन संसाधनों का हर कोई जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। वही दूसरी तस्वीर देखते हैं, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश, ठीक है ना। तो एक देश के अंदर में क्या दो दुनिया दिखाई देती है एक देश के अंदर, ठीक है ना। पहली क्या, ये देखो संसाधनों का सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है, एक अमीर, ठीक है। यानी मेहनत कौन कर रहा है, मेहनत तो गरीब भी कर रहा है, लेकिन उन संसाधनों का सबसे ज्यादा उपयोग कौन कर रहा है, एक अमीर व्यक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बेचारा गरीब वर्ग है जो काम कर रहा है, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई हमने कुर्सियों को बनाया, उसने ले लिया। यानी मेहनत कौन कर रहे हैं, गरीब लोग, लेकिन उसका फायदा कौन उठा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति या जो अमीर लोग हैं वो। तो इस तरह से हमें दो चेहरे दिखाई देते हैं किसी देश के अंदर भी, ठीक है। तो ये भी जो है ये तुलनाएं भी जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी देश के राष्ट्रीय विकास के लिए, या उसके देश किस तरह से विकसित है या अल्प विकसित है या विकासशील है। तो ये सब चीजें भी उस देश की देखनी जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आय के साथ साथ अन्य मापदंड, ठीक है ना। तो आय तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या आय ही एक मनुष्य के विकास के लिए काफी होता है, ठीक है ना। सिर्फ आय से तो कोई अपना विकास नहीं कर सकता। मान लीजिए एक बंदा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, ठीक है ना, और उसको कैंसर हो जाता है, वो 2 दिन में मर जाएगा। तो वो पैसा किस काम का है, पैसा तो तभी काम में आएगा ना जब क्या करा सके, उस बीमारी का वो इलाज करवा सके, उसका कोई तत्व हो। यानी कि पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पैसा अच्छी सेहत के साथ कमाना जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए सिर्फ आय को ही एक स्रोत नहीं माना जा सकता विकास का, तो उसके लिए अलग अलग चीजों को देखा जाता है कि विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं, और उन सब पैमानों के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या सोच रहे हैं भाई कि कोई जो देश है या कोई क्षेत्र है जो विकास कर रहा है, तो क्या सिर्फ उसकी आय को लेकर ही हम कह सकते हैं कि भाई वो क्षेत्र जो है या वो जो देश है वो विकसित हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि और भी चीजें आती हैं। जैसे हम एक डाटा लेते हैं 2018-19 का, प्रति व्यक्ति आय का ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लिया हमने प्रति व्यक्ति ले लिया कि भाई हम 3 राज्य ले रहे हैं अपने देश के ही, एक हरियाणा ले लिया हमने, एक केरल ले लिया और एक बिहार ले लिया। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें साफ अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं तो हमें हरियाणा काफी समृद्ध दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें केरल समृद्ध दिखाई देता है, और बिहार की जो स्थिति है हमें वो क्या होती है, बहुत कह सकते हैं कि बेकार स्थिति दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये तो प्रति व्यक्ति आय हो गई। तो चलो आय के रूप में तो हमें दिख रहा है भाई हरियाणा काफी समृद्ध है। क्या हरियाणा हर चीज में समृद्ध है, ठीक है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हम हरियाणा की बात कर रहे थे जिसका प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो 2,36,147 है। वहीं कुछ कुछ सामाजिक चीजें देखते हैं, जैसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, ठीक है ना, और साथ में देखेंगे साक्षरता दर और निवल उपस्थिति अनुपात, ठीक है ना, 100 व्यक्तियों पे। तो पहले समझ लेते हैं ये चीज होती क्या है। तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात दिखाती है, ठीक है ना। 1000 बच्चे जो पैदा हुए उनमें से कितने मर गए, तो उसे क्या कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। फिर समझते हैं साक्षरता दर क्या होती है। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, यानी 7 साल से ऊपर जो बच्चे से लेके बूढ़े तक हैं, तो उनमें कितने लोग जो शिक्षित हैं उनके अनुपात को क्या कहा जाता है, जो शिक्षित हैं उनको साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहा जाता है, ठीक है, साक्षरता दर कहा जाता है। निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, ये होता है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% है। यानी 14-15 वर्ष की आयु तक कौन से बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो होती हैं वो किसी भी देश की बात कर लें या किसी राज्य की बात करेंगे, उनके आर्थिक विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, सामाजिक विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि भाई ये चीजें जो हैं अगर हम कंपेयर करें इन तीनों राज्यों की, तो क्या जहां देख रहे हैं प्रति व्यक्ति आय जिस राज्य की अच्छी है, क्या वो हर चीजें अच्छी कर रहा है, वहां पर हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। तो देखिए शिशु मृत्यु दर हरियाणा में हमें क्या देखने को मिलती है भाई, 30, ठीक है ना, तो 1000 में 30। वहीं केरल में हमें 7 दिखाई देती है, ठीक है ना, बिहार में हमें 32। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, जहां हरियाणा जो है, हरियाणा का जो प्रति व्यक्ति आय अच्छी है लेकिन उसका शिशु मृत्यु दर हमें ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। बिहार में की कंडीशन खराब है, लेकिन यहाँ पे हमें केरल जो है बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। वहीं अगर हम साक्षरता दर देखें तो हरियाणा जो है वो साक्षरता दर 80 है, जबकि उसकी प्रति व्यक्ति आय, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है भाई 20% लोग पढ़े लिखे नहीं है। वहीं हम केरल में देखते हैं 96% जो है वो अच्छी स्थिति में है, ठीक है ना। और
यहाँ पे साक्षरता दर बहुत अच्छी है, बिहार में हमें यहाँ ये भी कमी दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पर भी कि भाई जहाँ हम देख रहे हैं कि इसका प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है हरियाणा की, वहीं हमें देखने को मिलता है भाई यहाँ पर जो उपस्थिति है वो भी कम है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं केरल में ज़्यादा है और वहीं बिहार की स्थिति खराब है। तो इस तरह से हम तीन चीज़ें देख सकते हैं। जैसा हमने देखा था कि भाई तीन प्रकार के देश होते हैं या तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक जो होते हैं भाई उनकी जो हर कंडीशन जो अच्छी होती है, यानी अगर हम कहें भाई राष्ट्रीय उनकी आय प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, तो क्या वो हर क्षेत्र में अच्छे हो सकते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी देश की समृद्धि या विकास का सही पैमाना नहीं दिखा सकती, ठीक है ना। तो किसी भी देश के विकास के लिए हर चीज़ का होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे कुछ चीज़ समझते हैं। देखिए अब होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी राष्ट्र, समाज या व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। क्योंकि हर देश के अंदर हर सुविधाएं पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, तो हर व्यक्ति के लिए वो चीज़ें पाना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कुछ सार्वजनिक सुविधाएं जो उपलब्ध करानी चाहिए जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके, ठीक है ना। क्योंकि अगर व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो राष्ट्र जो है अपने आप विकास कर लेगा। तो सार्वजनिक सुविधाएं वे सभी सेवाएं और वस्तुएं हैं जो सरकार या सार्वजनिक संस्थाएं नागरिकों को प्रदान करती हैं। इनमें समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध सेवाएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो जो चीजें एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता, गरीब नहीं कर सकता, तो वो सार्वजनिक सुविधाएं हर वर्ग के लिए कौन पहुंचाता है? वो सरकारें पहुंचाती हैं, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वजनिक सुविधाएं कहा जाता है। तो क्या हो सकती है? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, जल संसाधन, बिजली, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन पहुंचा सकता है? ये चीजें एक किसी भी देश की सरकार की जरूरी चीजें होती हैं जो लोगों तक पहुंचाई जाए। क्यों? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं ये सब चीजें करना। अगर एक गरीब परिवार का गरीब परिवार है तो वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता, उसके पास पैसे नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं ले सकता क्योंकि भाई वो अच्छे हॉस्पिटल के पैसे का खर्चा नहीं उठा सकता। तो ये सारी जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। आज भी बहुत से राज्य भारत में पिछड़े हैं क्योंकि ये बुनियादी सुविधाएं आज भी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है। तो आज भी हम बहुत सारे क्षेत्र ऐसे देखते हैं जहां पर सरकार जो है ये बुनियादी चीजें नहीं पहुंचा पाई हैं, जिसकी वजह से वो क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। जिस राज्य में सुविधाएं अच्छी हैं वहां पर विकास हो जाता है। अगर वो चीजें वहां पर अच्छी हैं तो विकास हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने केरल का एग्जाम्पल देखा और बिहार का देखा, ठीक है। तो ऐसे ही केरल में शिशु मृत्यु दर कम है तो क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो हमने केरल में देखा, जैसे केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत अच्छी है, ठीक है। इसलिए क्या है वहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर भी कम है और विकास भी जो उसका अच्छा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि भाई कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर सरकारें इन सब चीज़ों को अगर सुविधा मुहैया करवा रही है, सार्वजनिक सुविधाएं दे रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं? अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति के विकास के लिए कैसे समझा जाता है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो विकास कर रहा है या उसको जो है सही उसकी जो स्थिति है? तो एक व्यक्ति के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्वस्थ होना। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तभी क्या कर सकता है? वो एक अच्छी शिक्षा ले सकता है या एक अच्छे आय के स्रोत ढूंढ सकता है। तो ऐसे ही हमारी एक तरीका अपनाया गया है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कैसे हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई कोई जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। तो उसके लिए एक BMI जो इंडेक्स होता है, यानी बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहा जाता है, तो उसके द्वारा सरकार जो है वो पता लगाती है कि भाई किस तरह से हम क्या है बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है स्वस्थ है। तो इसके लिए क्या होता है? कैटेगरी बनाई गई है सरकार के द्वारा कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है वो कैसे पता लगाया जाता है। तो एक प्रमुख और सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला माप है जो व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि व्यक्ति का जो वजन होता है, ठीक है ना, और जो उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है ना, तो उसे क्या कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई? मान लो कोई व्यक्ति है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उसकी हाइट नाप लेंगे, ठीक है ना, उसकी हाइट कितनी है, और उसके बाद उसका वेट कर लेंगे, फिर उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई वो क्या है, कि वो उसका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है या खराब है। तो उसके लिए 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं, 4 कैटेगरियां बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कम वजन जो होता है वो क्या कहते हैं? अंडरवेट करते हैं। अगर BMI आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो कम से कम 8.5 से कम है तो हम कह सकते हैं कि भाई उसका वजन क्या है? वो कम है, ठीक है ना। तो कुपोषित कैटेगरी में भी कहते हैं उसको आता है। तो उसको क्या खाने पीने और चीज़ों पे अच्छा ध्यान देना पड़ता है। सामान्य वजन, नॉर्मल वेट क्या होता है? अगर BMI में आपका 8.5 से 24.9 के बीच है तो ये सामान्य वजन होता है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल वजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मध्यम वजन आता है जिसे हम ओवरवेट कहते हैं। तो 25 से अगर 29.9 के बीच होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम वजन कहते हैं। वहीं मोटापा, यानी अगर BMI 30 है तो इससे अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोटापा, ठीक है ना। तो ये स्थिति जो होती है और ज़्यादा खराब होती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हम BMI से क्या पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब आता है मानव विकास रिपोर्ट। तो जैसे हमने देखा भाई, मानव विकास या किसी देश का जो विकास है, ठीक है, उसको किस पैमाने पर तय किया जाएगा, ठीक है ना। एक राष्ट्र का जो विकास हो रहा है, उस विकास को हम कैसे नाप सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने विकास किया है या उस देश ने विकास किया है। तो एक देशों के विकास के लिए क्या बनाया गया, एक मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये जो विकास रिपोर्ट है, ये देशों के बारे में बताती है कि भाई कौन जो है अपना, कौन देश जो है अपने राष्ट्र के विकास के लिए क्या काम कर रहा है या कितने आगे है। तो विश्व बैंक के मानव विकास विभाग द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है इसे, और इस रिपोर्ट में विभिन्न सामाजिक, तो जो एक रिपोर्ट बनाती है विश्व बैंक के जो मानव विकास विभाग है, वो क्या हर साल एक रिपोर्ट पेश करता है कि भाई हर देश की जो राष्ट्रीय जो विकास है वो किस तरह से कर रहा है, वो मानव विकास किस तरह से कर रहा है, उसकी कुछ रिपोर्ट बनाती है, जिसमें कुछ चीज़ों को लेती है वो, जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर के आधार पर तय करती है कि भाई किसी देश का जो है वो मानव विकास कितना अच्छा है। तो विकास के स्तर का विश्लेषण किया जा सकता है। यह रिपोर्ट मुख्यतः व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध संसाधनों और उनकी पहुंच के प्रति ध्यान करती है। तो ये रिपोर्ट में ये विभाग है वो क्या करता है, तय करता है कि भाई कि जो संसाधन है, जो संसाधन होते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन है किसी देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, तो वो हर व्यक्ति तक कितना पहुंच रहा है, तो उसको वो देखते हैं। इसमें किन चीज़ों को रखा जाता है, किन पैरामीटर्स को रखा जाता है, शिक्षा को रखा जाता है, स्वास्थ्य, ठीक है ना, आय कैसी है, जीवन की गुणवत्ता क्या है, और सामाजिक सुरक्षा कैसी है। तो इन मापदंडों को क्या है, इन मापदंडों का मूल्यांकन करके किसी देश का जो मानव विकास कितना है ये तय किया जाता है, ठीक है ना, विश्व बैंक के मानव विकास विभाग द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं कि कुछ देश जो हैं वो अच्छा विकास कर रहे हैं, कुछ छोटे देश हैं वो भी काफ़ी अच्छा जो उनका मानव विकास देखने को मिलता है। वहीं कुछ देश जो हैं वो अच्छी समृद्धि है, उनका आर्थिक विकास अच्छा है, लेकिन मानव विकास हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है, अगर उसके आधार पर हम देखें तो हम देख सकते हैं श्रीलंका जो भारत से एक छोटा देश है, लेकिन फिर भी उसका देखो संभावित आयु वर्ग 96.5। तो अगर देखें तो 2017 में ये जो कैटेगरी दी गई है, और यहाँ पर देखें विद्यालय की जो औसत 25 वर्ष आयु है 10.8 है। वही मानव विकास सूचकांक यानी जो HDI रैंक दी गई 2021 में वो दी गई है 73, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो श्रीलंका हमसे छोटा देश है उसका जो HDI रिपोर्ट है यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है वो हमें क्या देखने को मिलती है, वो बहुत अच्छी है, ठीक है। वहीं अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो स्थिति है, तो हम देखें यहाँ पर देखें सकल राष्ट्रीय आय जो है वो हमारा क्या है 6590 है। वहीं हम जन्म के समय संभावित आयु देखते हैं तो 67.2 देखने को मिलती है। वहीं हम विद्यालय की औसत आयु देखें तो 6.7 है, और वहीं हम HDI अपना रैंक देखें तो 132 है। यानी कि भारत जो है अगर देखें तो 132 नंबर पर आता है, यानी भारत का जो मानव विकास है वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए, जबकि हम कहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो HDI का अर्थ पता ही आपको, मानव विकास सूचकांक होता है। तो ऊपर की तालिका में ये हमें दिखा रहा है कि 189 देशों की हम बात कर रहे हैं, तो 189 देशों में अगर भारत का स्थान 132 आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का जो मानव विकास रिपोर्ट है वो उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब बात आती है कि विकास की धारणाताएं, ठीक है ना। तो विकास की हम बात कर रहे थे, तो क्या विकास जो होता है, वो विकास जो चल रहा है, क्या उस विकास से कुछ नुकसान भी है या विकास से सिर्फ फायदे ही होते हैं? क्या विकास के जरिए कुछ ऐसी चीज़ों से समझौता कर लिया जाता है जो हमारे पर्यावरण तक को नुकसान पहुंचाती हैं? तो इस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखो विकास की धारणता क्या है, यानी अगर हमें विकास करना है तो हमें विकास कैसा करना चाहिए, ठीक है। तो विकास की धारणा से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है जहां वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को प्रभावित ना करें। यानी कि हम जिन संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, हमारा अधिकार बनता है कि भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी अधिकार मिले कि भाई वो उन संसाधनों का यूज़ करें, ठीक है। अर्थात विकास की प्रक्रिया इस प्रकार होनी चाहिए कि समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में संतुलन को स्थायी रूप से बनाया रखा जाए, ठीक है ना। यानी क्या कि भाई हम जिन संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे यूज़ करना है, संतुलन में यूज़ करना है, और स्थायी रूप से ऐसे यूज़ करना है कि ऐसा ना हो जाए, एक समय ऐसा ना आए कि लोग जो है उन संसाधनों के लिए तरसने लगे। क्योंकि अगर जैसे हम अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में वो संसाधन जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी उनका यूज़ नहीं कर पाएंगी और स्थिति जो होगी वो बहुत बदतर हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है विकास जो होना चाहिए वो धारणीय होना चाहिए, ठीक है ना, जिसे हम सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो विकास जो होना चाहिए वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा के, ठीक है ना, उसके फायदे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
तो विकास की धारणता नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों प्रकार के साधनों के लिए आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि जो संसाधन हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं उनका हम दोहन करें, चाहे वो नवीकरणीय हो चाहे अनवीकरणीय हो, ठीक है, दोनों संसाधनों को जो है हमें समान रूप से बचाना है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ये वो संसाधन है जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति करती है और करती है पुनः, लेकिन पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो इस साधन का अति उपयोग हो जाता है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारा जो नवीकरणीय संसाधन है वो प्रकृति हमें देती रहती है, पानी हो गया, ठीक है ना, सौर ऊर्जा हो गया, वातावरण हो गया, हवा हो गई, ये सब चीज़ प्रकृति से हमें मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हमने अत्यधिक उपयोग किया, अति उपयोग किया, तो हो सकता है आने वाली समस्याओं में आने वाले समय में इन समस्याओं से भी हमें गुजरना पड़े। जैसे हमें देखने को मिल रहा है आजकल पानी की बहुत किल्लत होती है, ठीक है ना, साथ में वायु प्रदूषण, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, हमारे अति उपयोग से इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। गैर नवीकरणीय, तो ये वो संसाधन जो कुछ ही वर्षों में प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाएंगे और पुनः पूर्ति भी नहीं होगी। तो ये संसाधन तो और महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ऐसे इनका उपयोग करते रहे तो आने वाले समय में क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे और इनका हम यूज भी नहीं कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां तो बिल्कुल ही इनका यूज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, भारत में भूमिगत जल, यानी भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जल समस्या है। पीने योग्य पानी जो है हमारे यहाँ लिमिटेड मात्रा में है और उसका भी इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है कि धीरे धीरे जो पानी है वो भी क्या हो रहा है, धरातलीय जल और भौम जल जो है वो समाप्त होता जा रहा है और भौम जल की स्थिति तो और भी ज़्यादा दयनीय होती जा रही है, ठीक है। तो वही हम देखें, हाल के प्रमाणों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल का अत्युपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिले में सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी का स्तर 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है, ठीक है। देख रहे हैं ना, पहले पानी यहाँ पे मिलता था, फिर पानी पे यहाँ पे, अब देख रहे हैं धीरे धीरे पानी का स्तर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। यानी कि पानी की स्थिति आने वाले समय में और ज़्यादा समस्या से भरी है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा और भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भौम जल को जो है वो खराब कर रहा है। दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रही शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो हमारे जो शहरी बस्तियां हैं, जो समृद्ध इलाके हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि प्राकृतिक जो संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं उनका भी दोहन बहुत हो रहा है, जिससे हमारे यहाँ क्या हो रहा है, समस्याएं आने वाले समय में और ज़्यादा विकट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कच्चे तेल के अगर हम आंकड़े देखें तो मध्य पूर्व इलाके में जो है भंडार है वो कितना है, 2017 में 807 था और कहा जाता है कि भंडारों के तो ये कितने साल चलेंगे, 70 साल चलेंगे। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो कितना, लगभग 10.5 वर्ष में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो संसाधन लगभग 50 वर्षों में लगभग ये जो हमारे संसाधन है, जो कच्चे तेल है वो धीरे धीरे हो सकता है समाप्त हो जाए। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, आज के ज़माने में, प्रौद्योगिकी के ज़माने में हर चीज़ जो है वो किससे चल रही है, तेल से चल रही है, ठीक है ना। अगर आने वाले समय में ये समाप्त हो जाता है तो और ज़्यादा समस्याएं आएंगी। आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों का इस प्रयोग नहीं कर पाएगी, ठीक है, जो हम आज जिन चीज़ों का कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तेल के भंडारों में अनुमान है को दर्शाता है कि अधिक महत्वपूर्ण है। तो यूँ हम कह सकते हैं भाई 50 वर्षों में अगर ये संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो स्थिति क्या होगी, और ज़्यादा भयानक होगी और बहुत सारी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।